वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फजल इन के से। ये वीडियो मेरी एक सीरीज़ शुरू होने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश लोगों के लिए जो अभी इस फील्ड में इंटरव्यू हैं या वो लोग जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अब मिल के क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट की और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की एक फुल तरतीब से जो है आज से एक पैटर्न शुरू करने वाले हम स्टडी करेंगे वन बाय वन इसको, ठीक है। तो बेसिकली तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फार्मास्यूटिकल में हो क्या रहा होता है। उसमें ये होता है कि सपोज़ करें मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, ड्रग बनाता हूँ, ठीक है, पैरासीटामोल। उसको भी मैं ब्रांड नेम देता हूँ। ब्रांड नेम मेरा हो गया उसका डेल्टामोल, ठीक है, सपोज़ करें। अब ये जो डेल्टामोल है ये मेरा ब्रांड नेम है और इसमें जो एक्टिव मटेरियल है वो मेरा पैरासीटामोल है। मैं डेल्टामोल बनाने वाला हूँ, एक बैच ले रहा हूँ। बैच मतलब कि एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसी की मैंने कुछ क्वांटिटीज़ दी हैं और एक उसका उसे एक टैबलेट बनाई है, ठीक है। तो करना क्या है मैंने करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगी मटेरियल्स। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगी। अब मटेरियल्स को मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, तो लाजिम बात है मैं मार्केट से लेकर आऊँगा, सप्लायर से लेकर आऊँगा। सप्लायर मुझे सप्लाई करेगा मेरे मटेरियल्स, जिसमें मेरे एक्टिव रॉ मटेरियल भी होंगे और मेरे इनएक्टिव रॉ मटेरियल भी होंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि मेरे पास एक्टिव भी हो गया, मेरे पास इनएक्टिव भी है। पहली बात तो यह है कि रॉ मटेरियल्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं उसकी टाइप्स आप जान लो। तो एक होता है एक्टिव रॉ मटेरियल, एक होता है इनएक्टिव रॉ मटेरियल जिसको हम एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरे पास पैकेजिंग मटेरियल जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होती है। अब जो एक्टिव रॉ मटेरियल होता है एक्चुअली वो क्या होता है, वो ही हमारा मेन थिंग होता है जो बीमारी के ख़िलाफ़ काम करता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। अब पैरासीटामोल मैं एक बना रहा हूँ डेल्टामोल के एक ब्रांड पे। तो मुझे चाहिए होंगी उसके लिए एक्टिव भी चाहिए होगा और इनएक्टिव भी चाहिए होगा। जो इनएक्टिव है वो एक्सिपिएंट्स है, ये हेल्प करता है टैबलेट बनाने में या सिरप बनाने में हेल्प करता है। बाकी ये शेप देता है उसको, शाइनिंग देता है उसको, बाइंड करता है उसको, ठीक है। तो ये हेल्पिंग मटेरियल्स हैं जो डिफरेंट कंडीशन में उसको रिक्वायर होते हैं टैबलेट बनाने में। कुछ शाइनिंग देंगे, कुछ शेप देंगे उसको, ठीक है, कुछ उसको हार्डनेस देंगे, कुछ उसको डिसइंटीग्रेशन करेक्टर देंगे, ठीक है, ताकि इतना हार्ड भी ना हो कि हम जब उसको यूज़ करें तो वो हमारे स्टमक में डिज़ोल्व ही ना हो, ठीक है, डिसइंटीग्रेट ही ना हो। अब एक्टिव भी रिक्वायर्ड है मुझे इनएक्टिव भी रिक्वायर्ड है और मुझे पैकेजिंग मटेरियल भी रिक्वायर्ड है। पैकेजिंग की बात तो बाद में हो गई। ये तीनों जो हैं जब सप्लायर से आते हैं तो उसके पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। ये होता है वेयर हाउस वालों के पास। वेयर हाउस वालों के पास जब ये आता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी आता है तो ये इसको भेज देते हैं क्यूसी में। क्यूसी टेस्ट करता है उसको। क्यूसी जब तीनों को टेस्ट करता है तो एक स्लिप देता है, रिज़ल्ट का स्लिप दे के वो ग्रीन टाइप वो जो है वो अपने उस कंटेनर पे लगा लेता है कि ये क्यूसी से पास है, इस डेट पे पास है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, लॉट नंबर, बैच नंबर, वट जो भी सप्लायर की तरफ से है फॉर द ट्रेसेबिलिटी वो। और एनालिटिकल रिज़ल्ट AR नंबर भी दे देता है जो क्यूसी नंबर भी होता है। हर इंडस्ट्री का अपना अपना क्राइटेरिया होता है ना। तो सब कुछ जब आपके टेस्ट पास हो जाता है तो आप वेयर हाउस वालों को टेस्ट दे देते हो। अब वेयर हाउस वालों को डिमांड आती है, प्रोडक्शन वाला बंदा उसको बोलता है कि मुझे बनाने हैं पैरासीटामोल के 1 लाख टैबलेट। भाई मुझे 3 kg पैरासीटामोल दे दो और बाकी जो है इतने इतने ग्राम मुझे दूसरे मटेरियल दे दो। सपोज़ करें मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन वालों बंदों को अच्छे से पता होगा कि पैरासीटामोल के टैबलेट बनाने में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते दूसरे। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। विच
बताता हूँ अभी, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्शन वाले बंदे ने वेयर हाउस वालों को बोला कि मुझे दो 3 kg पैरासीटामोल दो, ठीक है। ये तो मेरा हो गया एक्टिव। अब उसके लिए डायल्यूएंट फिलर रिक्वायर्ड होगा, लेक्टोज मोनोहाइड्रेट या सेलुलोज होगा, ठीक है। ये साइज बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। कॉमन एक्सिपिएंट्स है लेक्टोज मोनोहाइड्रेट और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी, ठीक है। ये एमसीसी जो है वो इंक्रीज टैबलेट साइज, मतलब बल्क बनाने में इसको इस्तेमाल होता है। उसके बाद पोविडोन पीवीपी के 30, पोविडोन का दूसरा नाम है पीवीपी के 30। ये बाइंड्स पाउडर पार्टिकल टुगेदर, पाउडर के पार्टिकल को बाइंडिंग है। पीवीपी के 30 एक बाइंडिंग है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बढ़ाता है वॉल्यूम को, ठीक है, और उसका कोई रोल नहीं होता। और अपना जो है एमसीसी सॉरी पीवीपी के 30 या पोविडोन, ये जो है बाइंड पाउडर पार्टिकल टुगेदर, स्टार्च भी इसी का काम करता है, ठीक है, ठीक है। प्रीजिलेटेनाइज स्टार्च। अच्छा, उसके बाद क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, ये क्या कहता है? डिसइंटीग्रेंट है। हेल्प द टैबलेट ब्रेक अपार्ट आफ्टर स्वेलिंग, जब हम उसको लेते हैं तो ये टूटता है टुकड़ों में, ठीक है। तो पोविडोन जो है वो मेरा बाइंडर हो गया। क्रॉस पोविडोन भी इस्तेमाल होता है इसका जो ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। और अपना क्रॉस कार्मिलोज सोडियम भी इस्तेमाल होता है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट भी इस्तेमाल होता है। आप दो यूज़ कर लो, ठीक है। क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, क्रॉस कार्मिलोज सोडियम या क्रॉस पोविडोन, ये हेल्प करता है टैबलेट को ब्रेक डाउन के लिए। अब देखो, बनाने में भी एक केमिकल यूज़ हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? पोविडोन के 30, ठीक है। ये पीवीपी के 30 या पोविडोन, ठीक है। और तोड़ने में क्रॉस पोविडोन, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम स्टीरिएट जो होता है वो रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब वो कंप्रेशन होती है तो वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैग्नीशियम स्टीरिएट इस्तेमाल होता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैग्नीशियम स्टीरिएट, इकट्ठा करने के लिए पोविडोन के 30, तोड़ने के लिए क्रॉस कार्मिलोज सोडियम या क्रॉस पोविडोन, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम स्टीरिएट लुब्रिकेंट भी है, ठीक है। और अपना ग्लाइडेंट कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंटी एडहेरेंट टाल्कम यूज होता है ताकि वो स्टिक ना हो, जो पंच है ना उसके साथ वो स्टिक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए टाल्कम यूज होता है। और पाउडर जब वो मिक्सर से पास होता है ना, तो या पाउडर की फ्लो बनाने के लिए कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये कुछ इनएक्टिव रॉ मटेरियल्स हैं जो टैबलेट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसकी कोई ख़ास मकदार हर एक की रिक्वायर्ड होगी। एक क्या होगा आपके पास, रिक्वेस्ट फॉर्म होगी, रॉ मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म, वो प्रोडक्शन वाला भेजेगा वेयर हाउस वाले को। तो वेयर हाउस वाला जब डिस्पेंस करेगा इसको, तो लाइन क्लियरेंस के लिए पहले क्वालिटी एश्योरेंस वाले को बोलेगा कि आप लाइन क्लियरेंस दो। उसके बाद ये रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाला लाइन क्लियरेंस देने के बाद स्टेज अप्रूवल भी देगा। डिस्पेंसिंग जब करेगा तो स्टेज अप्रूवल देगा फिर उसको, तो आगे जाके वो वेरीफाई करेगा क्वांटिटीज़ को कि प्रोडक्शन वाले बंदे ने इतनी इतनी क्वांटिटीज मांगी थी, रिक्वेस्ट दी थी, और वेयर हाउस वाले ने इतनी दी है। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा इसको एश्योर करेगा एंड देन आगे जो है वो पहुंचाएगा प्रोडक्शन की तरफ। तो एक्टिव की समझ आ गई कि वो मेन केमिकल जो इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए मेरे पास इनएक्टिव भी शामिल होते हैं, जैसे कि मैंने बाइंडर की बात की आप लोगों को। बाइंडर मेरा हो गया पोविडोन पीवीपी के 30, क्रॉस पोविडोन या क्रॉस कार्मिलोज सोडियम जो है वो मेरा डिसइंटीग्रेंट है, जो डीटी वगैरह में हेल्प करता है ना। लुब्रिकेंट मेरा मैग्नीशियम स्टीरिएट है, ठीक है। और टाल्कम जो है फ्लो या सॉरी एंटी एडहेरेंट, जाके स्टिकिंग ना हो, पंच के साथ वो स्टिक ना हो। पीवीपी के 30 पोविडोन, ये मेरा बाइंडर हो गया। क्रॉस कार्मिलोज सोडियम या क्रॉस पोविडोन जो है वो मेरा डिसइंटीग्रेंट हो गया। लुब्रिकेंट मैग्नीशियम स्टीरिएट हो गया। ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लेके
क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा जो है उसको अप्रूव करके प्रोडक्शन वाले को दे देते हैं। प्रोडक्शन वाला बंदा क्या करता है, फार्मूलेशन करता है और मिक्स करता है उसको, जो अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग, जो BMR बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड BMR, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखा होता है कि आप अभी ये काम करो, अब ये काम करो और ये काम करो, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है उसमें, ठीक है। BMR को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन वाले बंदे को, जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक अप्रूव प्रोसीजर होता है किसी भी ट्रक को बनाने के लिए। अगर आप इस अप्रूव प्रोसीजर से हट के बनाते हो, अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड करते हो, तो ये आप ब्लंडर कर रहे हो, आप ऑडिट में फेल होते हो। फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया और मेरा जो अप्रूव्ड प्रोसीजर था BMR का, ये मैंने क्यों फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि ये जो BMR होता है इस पर आपकी वैलिडेशन हुई होती है, प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। तो इसी को आप लेके चलते हो, क्योंकि ये आपकी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। जो आपका प्रोसेस होता है वो रजिस्टर्ड होता है। अब वो तो मैंने बना लिया, पाउडर मैंने प्रोडक्शन वाले बंदे ने पाउडर मिक्स कर दिए। 1 लाख टैबलेट के लिए पाउडर जो है ना वो मिक्स करने के बाद सपोज कर 1 घंटे वो मिक्सिंग करता है या 2 घंटे मिक्सिंग करता है, जितना BMR में मेंशन है, जो प्रोटोकॉल मौजूद है, ठीक है। फिर जो है वो इससे पहले QA वाला बंदा लाइन क्लियरेंस भी देगा, उधर भी देगा लाइन क्लियरेंस, ठीक है। फिर जो है वो QA वाले बंदे को बोलेगा कि प्लीज़ डियर IPQA कम एंड सेंड सैंपल टू QC डिपार्टमेंट। तो QA वाला बंदा जो है वो प्रोडक्शन वाले बंदे के कहने पर जो सैंपल है पाउडर फॉर्म में, अभी हम टैबलेट बना रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो वो पाउडर फॉर्म में मेरे पास टैबलेट पाउडर देगा मुझे, जिसको बल्क फॉर्म भी बोलेंगे, प्रोसेस फॉर्म भी बोलेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसमें मेरा क्लियरली मेंशन होगा कि मैं टैबलेट 500 mg 5 रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। 500 mg टैबलेट पैरासीटामोल, बेच साइज 1 लाख, मैन्युफैक्चरी 3726, एक्सपायरी 29/7/27, एक दिन कम, ठीक है। बैच नंबर ये होगा मेरा, लाट नंबर अगर है तो वो भी लिख देगा, लेकिन बैच नंबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो देखेगा, QA वाला बंदा उस पर साइन करेगा, ठीक है। और TRF के साथ वो जाएगा QC के पास सैंपल लेके। QC वाला बंदा अब क्या करता है, QC वाला बंदा इसकी कैलकुलेशन करता है। पहली बात तो यह है कि अब सुनो, यहाँ तक तो आपको बात समझ आएगी ना। अब QC वाला बंदा जो बल्क फार्म है उसमें वो टेस्ट करेगा। कौन कौन से टेस्ट करेगा, सबसे पहले तो वो MC चेक कर सकता है, ठीक है, ऐसे करेगा। और फिजिकल अपीयरेंस उसकी देखेगी कि प्रोडक्ट किस तरह के हैं, ठीक है। वो करने के बाद ऐसे भी करेगा, ठीक है। अब समझाऊंगा कि ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जब वो QC के पास आएगा, यानी MC कर देगा, डेंसिटी अगर है तो वो भी करेगा, टैब डेंसिटी है तो वो भी करेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ टेस्ट होंगे SOPs के अकॉर्डिंग के, इस टैबलेट के ये टेस्ट हैं, ठीक है। ऐसे मोस्टली वो करेगा, मतलब बल्क फार्म में आपकी ज़्यादातर ऐसे होती है और MC होती है, मॉइस्चर कंटेंट। फिर वो करने के बाद आप उस QC वाला उसको बोलते हैं कि हाँ आपका टेस्ट पास है। फिर वो बंदा जो है वो QA वाला बंदा या प्रोडक्शन वाला बंदा को ईमेल कर देता है या TRF भेज देता है QA वाले बंदे के थ्रू। तो वो क्या करते हैं, इसकी कंप्रेशन शुरू कर देते हैं, टैबलेट बनाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टैबलेट्स 500,000 टैबलेट बना के उसी टैबलेट में से सैंपल ला के QC भेजते हैं। फिर दोबारा QC आएगा टेस्ट, यानी पाउडर फॉर्म में आ गया, मतलब हाँ मैंने पाउडर सही मिक्स किया है और मेरी जो रिक्वायर्ड केमिकल है वो भी उसमें मौजूद है और कितनी
मकदार में जो मैंने क्लेम किए हुए 500 mg, हाँ वो भी उतनी मकदार में रेंज में मौजूद है, ठीक है। कितनी रेंज है वो डिपेंड करता है। अब जब कंप्रेस फॉर्म में टैबलेट आता है जिसको हम कोर टैबलेट भी बोलते हैं, अब यहाँ से फंडा लंबा होता जाता है। अब वो क्या करेगा, टैबलेट की अपीयरेंस देखेगा, कैपिंग, चिकिंग, ठीक है, और टूटा हुआ मतलब देखेगा टूटा मोटा तो नहीं है, ठीक है, कैप्स वगैरह तो जो उसको कैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसमें जो कोड है वो सही दिया गया है, शेप उसकी ठीक है, कलर उसका ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे फिजिकली अपीयरेंस में। उसके बाद क्या करेगा वो, फ्राइबिलिटी चेक करेगा, उसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक करेगा, उसके बाद उसकी रिजोल्यूशन करेगा, उसकी एसे करेगा, उसकी हार्डनेस टेस्ट करेगा, थिकनेस टेस्ट करेगा, ये सारी टेस्टिंग वो करेगा। जब वो सारी टेस्टिंग कर लेता है कोर स्टेज में, तो फिर क्यूसी वाले को बोलता है कि हाँ आपका ये टैबलेट पास है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह बना के वो भेज देता है। अब अगर उसकी कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो हम उसकी कोटिंग भी करते हैं। कोटिंग के लिए फिर टैबलेट आएंगे तो हम लिखेंगे इसमें स्टेज कोटिंग, फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग में हम क्या करते हैं, हम उसकी डीटी करेंगे, फ्राइबिलिटी नहीं करेंगे, डीटी करेंगे, सिर्फ ऐसे करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। अगर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी करेंगे हम उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें फिल्म कोटेड भी होगी। फिर उसमें कुछ में होती है एंटायर कोटेड, तो उसमें एंटायर कोटेड आप करके फिर ये वाले टेस्ट दोबारा करते हो जो कोर हालत में आपने किया ना, लेकिन सवाए फ्राइबिलिटी के आप सारे टेस्ट करते हो। ये थी टैबलेट बनाने में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वन बाय वन शुरू करेंगे कि टैबलेट्स बनाई, उसके बाद फिजिकल टेस्ट कौन से होते हैं, केमिकल टेस्ट कौन से होते हैं, सारा चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि इस तरह होता है। अब यहाँ से मेरी वीडियो टेस्टिंग के प्रोटोकॉल के मुताबिक सही से शुरू होगी। देखें, फिज़िकल टेस्ट होते हैं कुछ, जिसमें मेरा सबसे पहले फिज़िकल टेस्ट में अपीयरेंस आता है। तो मैं उसकी अपीयरेंस चेक करता हूँ कि मेरी जो टैबलेट है उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखता कैसे है, जो मेरा अप्रूव्ड डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग है भी या उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो उसके अपीयरेंस हो गई, क्रैक्स वगैरह तो नहीं हुआ, क्रैक्स हुआ है तो कि उसकी जो कलर है, जो मैंने डिज़ाइन की हुई राउंड शेप है, कनकेव शेप है, वट एवर जिस टाइप का भी है, तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसकी चेक करते हैं। चिप्स, ब्लैक पार्टिकल्स, कैपिंग, ये सारी चीज़ें उसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल टेस्ट हो गई। अब मैं बात करें कोर स्टेज में जब हम कहते हैं, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट में मेरा अपीयरेंस आता है, मेरा वेट वेरिएशन आता है, मेरी उसमें आती है डीटी, उसमें मेरी फ्लाइबिलिटी, उसमें मेरा रिजोल्यूशन भी आता है। कुछ लोग रिजोल्यूशन को केमिकल टेस्ट में लेते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन इज़ नॉट अ केमिकल टेस्ट। 711 यूएसपी चैप्टर है उसका, डीटी का 701 है और एलओडी कार्ल फिशर का 921 है। तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी डीटी करते हैं, उसकी फ्लाइबिलिटी करते हैं, हार्डनेस उसकी चेक करते हैं, डायमीटर चेक करते हैं, वेट वेरिएशन चेक करते हैं। 905 में वेट वेरिएशन है, ठीक है। अब बताता हूँ वन बाय वन के होता क्या है। सबसे पहली बात अपीयरेंस की आ गई। अपीयरेंस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कलर होता है उसका, सेम कलर मैंने आपको बता दिया। क्रैकिंग हो गया, चिपिंग हो गई, ब्लैक पार्टिकल, सारी चीज़ें उसमें चेक करते हैं नहीं है, ओके, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं वेट वेरिएशन। तो वेट वेरिएशन में हम ये लिखो अपने पास, पॉइंट नंबर 2, वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, अब ये डिटेल से सुनो। मैं कुछ टैबलेट उठाता हूँ, अराउंड अबाउट 20 टैबलेट अकॉर्डिंग टू यूएसपी, एंड 20 टैबलेट को वन बाय वन उसको चेक करता हूँ। 20 टैबलेट को वन बाय वन चेक करने के बाद उसका मैं वेट लिखता हूँ,
ठीक है, 20 मैंने वेट लिख दिया, उसका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। ठीक है, अगर जो एवरेज वेट है और टैबलेट का 130 अकॉर्डिंग टू यूएसपी 130 mg या 130 mg से कम है तो मैं प्लस माइनस 10% लगाऊंगा उसके साथ, एवरेज वेट के साथ। तो मेरा अपर लिमिट भी आ जाएगा और लोअर लिमिट में आएगा। तो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान मेरा रिजल्ट होना चाहिए। सपोज मेरा लोअर लिमिट 120 आ गया और मेरा अपर लिमिट 140 आ गया, तो 120 और 140 के दरमियान मेरे 20 के 20 टैबलेट होने चाहिए। अगर एक टैबलेट आउट हो गया तो नो इशू, 2 टैबलेट आउट हो गया तो नो इशू, 3 टैबलेट 20 में से आउट नहीं होने चाहिए इस लिमिट में से। तो नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी विद आउट ऑफ द लिमिट, नॉट मोर देन 2 टैबलेट, 2 टैबलेट से ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ लिमिट हो गई तो आप दोबारा ट्राई करते हो, दोबारा चेक करते हो। अगर दोबारा भी आउट हो गई तो आप रिजेक्ट कर देते हो वेट वेरिएशन के बेस पे। अकॉर्डिंग टू यूएसपी 130 mg या 130 mg से कम हो तो प्लस माइनस 10% आप लगाओगे। 130 mg टू 324 mg प्लस माइनस 7.5%, और ग्रेटर देन 324 mg तो प्लस माइनस 5%। 130 mg या 130 mg से कम होगा तो प्लस माइनस 10%, 130 mg से 324 mg 7.5%, और 324 mg से ज़्यादा होगा तो प्लस माइनस 5% अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी 905 के अकॉर्डिंग ये मैं बोल रहा हूँ। वेट वेरिएशन 905 में जिक्र किया गया यूएसपी के जनरल चैप्टर में। बीपी के अकॉर्डिंग 250 mg से ज़्यादा है तो प्लस माइनस 5%, 180 mg और 250 के दरमियान है तो मैं उसके साथ 7.5% लगाता हूँ 80 mg और 250 के दरमियान, और 80 mg से कम है तो मैं प्लस माइनस 10% लगाता हूँ उसमें। ठीक है, समझ आई। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। तो मोस्टली बीपी फॉलो होती है वेट वेरिएशन के लिए। 250 mg से ज़्यादा होगा तो मैं प्लस माइनस 5% लगाऊंगा। 80 mg से 250 mg के दरमियान होगा तो मैं लगाऊंगा अपना 7.5%। 80 mg से कम होगा या 80 mg होगा तो मैं लगाऊंगा प्लस माइनस 10%। ठीक है, थिकनेस प्लस माइनस 5% होता है अकॉर्डिंग टू, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पे, डायमीटर भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पे, हार्डनेस भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली 40 टू 100 न्यूटन तक ये डिपेंड अपॉन द फार्मूलेशन। ठीक है, 50 न्यूटन मोस्टली रखते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्राइबिलिटी है। तो थिकनेस के लिए मीट अपने वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेट डायमीटर, तो आप थिकनेस और डायमीटर आप उससे भी चेक करते हो वर्नियर कैलिपर से। और हार्डनेस जो है वो हार्डनेस एक मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, हार्डनेस टेस्टर उसको बोलते हैं, उससे करते हो। फ्राइबिलिटी इज मेंशन इन द यूएसपी जनरल चैप्टर 16 1216 फ्राइबिलिटी उसमें मेंशन है। अब फ्राइबिलिटी हम करते क्यों हैं, पहली बात तो ये है। और वेट वेरिएशन मैं बता दूं, वेट वेरिएशन हम क्यों करते हैं। वेट वेरिएशन हम इसलिए करते हैं कि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि मेरा जो वेट है वो लिमिट में आए। सपोज़ करें मेरा जो मेरा प्रोडक्ट है उसका वेट है 600 mg, जो एक टैबलेट का वेट 600 mg था, तो मैंने जो लिमिट लगाई है 250 से ज़्यादा होगा तो मैं प्लस माइनस 5% लगाऊंगा। तो सपोज़ करें 272 अपर लिमिट आ गया और 240 मेरा लोअर लिमिट, अगर 600 था सॉरी, तो 620 मेरा अपर लिमिट और 580 मेरा लोअर लिमिट। तो इन दोनों के दरमियान मेरे कम से कम 18 टैबलेट होने चाहिए 20 में से। तो वेट वेरिएशन हम करते इसलिए हैं कि हम चेक कर पाएँ कि मेरी जो टैबलेट है वो लिमिट में आ रही है। अगर मेरी टैबलेट आउट ऑफ लिमिट है, ज़्यादा वो उसका वेट आ रहा है, तो 1 लाख टैबलेट मेरे नहीं बनने वाले। ठीक है, एक तो बात यह है कि 1 लाख टैबलेट नहीं बनने वाले। दूसरा, अगर टैबलेट मेरा ज़्यादा वेट का है तो ऑटोमेटिकली उसमें केमिकल मेरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा केमिकल जो पैरासिटामोल है वो उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ 600 mg, वो होगा 660 670 ज़्यादा होगा। तो जब पेशेंट उसको लेगा तो वो डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं 500 mg टैबलेट की निस्बत। अब वेट उसका ज़्यादा है तो उसमें केमिकल भी ज़्यादा होगा ना, तो
ओवरडोज होना शुरू होगा वो, ठीक है, सही है ना। अब इसी तरह अगर कम होगा तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल ही 500 mg रिकमेंडेड है, उसमें है ही 450 mg। तो ये टैबलेट तो मेरे ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, उसकी ऐसे डाउन हो जाएगी, जो स्ट्रेंथ है वो टैबलेट की ताकत है वो कम होती जाएगी, ठीक है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ताकत हो जाएगी, नुकसान भी दे सकता है। कम होगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और टैबलेट भी मेरे ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा ज़्यादा वेट होगा तो टैबलेट कम बनेंगे, कम वेट होगा तो टैबलेट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन इफेक्ट ये होगा कि कम ज़्यादा टैबलेट्स पे मेरा ऐसे डाउन हो जाएगा, स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, और ज़्यादा वेट पे मेरा टैबलेट कम हो जाएंगे लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इफेक्ट दोनों तरीके से नुकसान है। तो टू कंट्रोल दिस वी provide a USP provide a limit that your tablet should be with this limit। अब बात तो ये तो होगी लिमिट को कंट्रोल किया उसने। अब आया टैबलेट मेरे पास फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए। फ्राइबिलिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं इस टैबलेट को पैक करता हूँ ब्लिस्टर में, ठीक है, तो जो ब्लिस्टर मशीन है उसमें ये टूट सकता है, ठीक है, या ब्लिस्टर जब खोलूँगा, जब पेशेंट उसको खोलेगा तो इसको बोलते हैं ब्लिस्टर, ठीक है। अब क्योंकि ये टैबलेट इसमें पड़ा है, ठीक है, सपोज़ मैं इस टैबलेट को निकालता हूँ तो ये टूटता नहीं है, ठीक है। अगर क्या होता कि ये बड़ा सख्त है, मेरे हाथ गीले हैं, ये इतना सख्त है ये, ठीक है। अब फिजिकल अपीयरेंस मैं बता भी देता हूँ, ये फिजिकल अपीयरेंस इसकी है, ठीक है। कोड भी होगा इसमें प्रॉपर, नज़र आ रहा है या नहीं, और इसमें ये कट भी होगा। तो जो जो इसकी रिक्वायरमेंट जो इस कंपनी का है तो उसके स्पेमेको का है, स्पेमेको रियाद का, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से तोड़ देते हैं, ये मतलब इतना सख्त है, नहीं तोड़ेगा, मेरे हाथ थोड़े गीले हैं, ठीक है। सपोज ये टूट गया, ठीक है, अब कमेंट में बता दो कैसे तोड़ेंगे इसको। तोड़ा कुछ भी नहीं है मेरे पास और सख्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन डीटी इसकी सही है, मतलब मैंने यूज़ किया हुआ है इसको, ठीक है। अगर सपोज करें अब ये इतना ज़्यादा है, टूट नहीं रहा, ठीक है, और मैदे में जाएगा, डीटी इसकी ज़्यादा आ रही है, मैं उसको समझाऊंगा, वो प्रैक्टिकल इसको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छी बात है कि हमें मिल भी गया, यहाँ पर दराज में पड़ा हुआ था मेरे साथ क्लोज ही, क्योंकि पिछले दिनों कुछ तबीयत ख़राब थी। अच्छा, तो फ्राइबिलिटी का ये होता है कि टू चेक इट बियर्ड अ मैकेनिकल स्ट्रेस और नॉट। तो अगर ये स्ट्रेस अच्छे से बर्दाश्त कर रहा है तो ओके है, लेकिन इसकी अपनी लिमिट है। अगर मेरी फ्राइबिलिटी कम आ रही है, ठीक है, तो मेरा रिज़ल्ट ओके है। अगर मेरी फ्राइबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, परसेंटेज लॉस, एक्चुअली ये परसेंटेज लॉस है, ठीक है। फ्राइबिलिटी इज एक्चुअली परसेंटेज लॉस इन अ ड्रग। मैं इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो। परसेंटेज लॉस फ्रॉम अ ड्रग, ठीक है। Ability of a tablet to resist abrasive chipping, crumbling, breaking during handling, packaging, transportation, जो मैं वो स्ट्रेस की बात कर रहा था, and storage it measure the tablet mechanical strength। और डिफिनीशन अगर सिंपल वर्ड में बात करूँ तो परसेंटेज ऑफ वेट लॉस ऑफ अ टेबलेट आफ्टर दे आर रोटेटिंग इन अ फ्राइबिलेटर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो वेट लॉस मेजर करते हैं इससे, बेसिकली फ्राइबिलिटी से हम वेट लॉस मेजर करते हैं, लेकिन बताता हमें क्या है ये, इट मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द टेबलेट। अगर अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो वेट लॉस मेरा नहीं आएगा, अगर इसकी स्ट्रेंथ तो कमज़ोर होगी तो वेट लॉस मेरा आएगा। अब फ्राइबिलिटी करते कैसे हैं? फ्राइबिलिटी करने के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैं बोलता हूँ फ्राइबिलेटर, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, फ्राइबिलेटर एक मेरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैं टैबलेट लेता हूँ, ठीक है। कितने टैबलेट लेता हूँ ये मेरा डिपेंड करता है। अगर मेरे टैबलेट का वेट 650
650 mg से कम आता है तो मैं 6.5 ग्राम की इक्विवेलेंट टैबलेट लेता हूँ। रैंडमली टैबलेट उठा के उसका वेट मैं 6.5 के बराबर रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे टैबलेट की वेट 650 mg से ज़्यादा है तो मैं 10 टैबलेट लेता हूँ। फिर मैं ये काउंट नहीं करता कि मेरा 6.5 ग्राम के बराबर आया है या नहीं आया। If my tablet weight is more than 650 mg, simply I take 10 tablet, 1, 2, 3, 4, 10 tablet and weight it. After weighting it, I wrote W1. Suppose the tablet weight is round about 6.50 gram, suppose initial weight, and then I put in a फ्राइबिलेटर। मैंने फ्राइबिलेटर को पहले मैं साफ़ करूँगा उसको, ताकि वो डस्ट मस उससे रिमूव जाए, ताकि मेरे वेट को इफ़ेक्ट ना करे। मैं इसको रखूँगा फ्राइबिलेटर में, उसका ढक्कन खोल के उसमें ये 10 टैबलेट रख दूँगा। रखने के बाद वो उसको सेट कर दूँगा, टाइमर उसका 4 मिनट। 1 टाइम में 25 टाइम रोटेट करता है और 4 मिनट का ये प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी 1216, और ये रोटेट करता है 100 टाइम 4 मिनट में। अब खुद ब खुद रुक जाएगा तो मैं टैबलेट उठा के उसको वेट कर दूंगा, चेक करूंगा पहले टूटेंगे तो नहीं, टूटे हुए नहीं है तो वेट कर दूंगा, ठीक है। वेट करने के बाद मैं लिखूंगा W2, मेरा आ गया 6.46 ग्राम। तो परसेंटेज फ्राइबिलिटी का फार्मूला होता है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाई इनिशियल वेट मल्टीप्लाई 100। इनिशियल वेट मेरा 6.50 था माइनस 6.46 जो मेरा दूसरा आया, डिवाइड बाई इनिशियल वेट 6.50 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरा आ गया 0.62%। ये मेरा पास है। जो लिमिट है वो नॉट मोर देन 1% है। परसेंटेज फ्राइबिलिटी इज़ नॉट मोर देन 1%। अगर 1% से ज़्यादा आ रही है तो आप इसको 2 दफ़ा रिपीट करोगे और एवरेज निकाल के वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ आई? अगर मेरा टैबलेट का रिज़ल्ट 1% से ज़्यादा आ रहा है, अभी मेरा रिज़ल्ट 1.1% आ रहा था, तो मैं इसको 2 दफ़ा रिपीट करूँगा मज़ीद, सेम प्रोटोकॉल से। तीनों का वेट एवरेज निकाल के, यानी कि 0.62, 1.11 और दूसरी दफ़ा मेरा आया 0.63। तीनों को सम करके डिवाइड बाई 3 करूँगा इज इक्वल टू 0.7, तो पास है। 1.1 आ गया दोबारा तो फेल है। तो अगर तीनों दफ़ा मेरा एवरेज निकालने के बाद भी 1% से ज़्यादा आ रहा है तो मेरा ये फेल है। अगर तीनों दफ़ा करने के बाद वेट मेरा कम आ रहा है, 1% से परसेंटेज लॉस कम आ रहा है, तो पास है। पहली दफ़ा में ज़्यादा आया, 2 दफ़ा रिपीट किया, 1 से कम हो गया, पास। पहली दफ़ा भी ज़्यादा आया, 2 दफ़ा रिपीट भी किया, एवरेज निकाल के फिर भी ज़्यादा आ रहा है, फेल है, ठीक है। अब सेम इन केस अगर मेरा टैबलेट का वेट 650 mg से कम आ रहा है तो मैं वेट बराबर रखूँगा 6.5 ग्राम के। तो मुझे रैंडमली टैबलेट उठाने होंगे, उसको मेजर करना पड़ेगा। जैसे ही वेट 6.5 ग्राम के बराबर हो गया तो मैं W1 काउंट कर दूंगा उसको एंड देन रिपीट करूँगा, ठीक है। अगर 650 mg से टैबलेट का वेट एक टैबलेट का वेट 650 mg से ज़्यादा है तो मैं 10 टैबलेट लूँगा। अगर एक टैबलेट का वेट 650 mg से कम आ रहा है तो मैं रैंडमली 6.5 ग्राम के बराबर उसको रखूँगा। ओके, ठीक है। ये यूएसपी बोल रही है 1216 जनरल चैप्टर। अच्छा, टैबलेट क्रैक नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, चिप्ड नहीं होना चाहिए। ये मेरा हो गया फ्राइबिलिटी, ठीक है। मेरा वेट वेरिएशन भी हो गया, मेरी अपीयरेंस टेस्ट भी हो गई, मेरी फ्राइबिलिटी भी होगी। अब आता हूँ मैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पे, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली इट इज़ हाउ मच a tablet, yeah, in how much time the tablet disintegrate in a media is actually a disintegration. How much time the tablet, कितने टाइम में ये disintegrate होगा, तो ये मेरी क्या कहलाती है, disintegration कहलाती है। अब
डिसइंटीग्रेशन जो होती है वो पाउडर की नहीं होती, ये आप याद रखो। और ये सिर्फ कोर टेबलेट की, फिल्म कोटेड की और एंटेरिक कोटेड की या शुगर कोटेड टेबलेट की, इनकी होती है। तो डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यूएसपी के जनरल चैप्टर 701 में इसका डिटेल जिक्र हुआ है। 701 यूएसपी जनरल चैप्टर। जो मेरी जो कोर टेबलेट है उसको मैं बोलता हूँ अनकोटेड टेबलेट। कोर टेबलेट को जो पाउडर करने के बाद आते हैं, जिसको कंप्रेस टेबलेट भी बोलते हैं और कोर टेबलेट भी बोलते हैं और अनकोटेड टेबलेट भी बोलते हैं, तो उसकी जो ड्यूटी होती है वो 15 मिनट होती है, नॉट मोर देन 15 मिनट। और जो फिल्म कोटेड टेबलेट होती है उसकी ड्यूटी होती है नॉट मोर देन 30 मिनट, ठीक है। जो मेरा शुगर कोटिंग टेबलेट होती है नॉट मोर देन 60 मिनट होती है। एक होती है फिल्म कोटेड टेबलेट, एक होती है एंटेरिक कोटेड टेबलेट। फिल्म कोटेड टेबलेट नॉट मोर देन 30 मिनट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट नॉट जो होता है वो, उसको हम पहले हल करते हैं 2 हार किसमें, HCl में, ठीक है। 2 हार इन एसिड, 1 हार इन एसिड या 2 हार इन एसिड, ठीक है। तो उस 2 घंटे अगर हम 120 मिनट उसको हम DT अपरेटस में रखते हैं तो उसको ना तो स्वेल होना चाहिए, ना उसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ना उसकी शेप ख़राब होनी चाहिए। जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट है, चेक करोगे 6 टेबलेट उठा के एंड देन अगले प्रोसीजर में जाओगे, ठीक है। अगला प्रोसीजर उसका 1 हावर बफर में रखोगे, ठीक है। पहले 2 हावर के लिए एसिड में रखोगे, फिर 1 हावर के लिए बफर में रखोगे, फॉस्फेट बफर 6.8 6.5, ठीक है, 6.8 होता है मेरे ख्याल में, उसमें रखोगे, ठीक है। ये होती है एंटेरिक कोटेड की। फिर होते हैं एफर्विसेंट टेबलेट, सोलेबल टेबलेट, ये 5-5 मिनट की तकरीबन होती है। एफर्विसेंट टेबलेट जो होती है उसकी नॉट मोर देन 5 मिनट होती है, सोलेबल टेबलेट नॉट मोर देन 3 मिनट, ठीक है। अब जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है 701 यूएसपी, उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स। सबसे पहले जो इंटरव्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उसमें ये है कि अगर आपकी ड्यूटी फेल हो गई, यानी 15 मिनट टाइम था, 18 मिनट में हल हो रही है, तो आप क्या करते हो, आप 12 टैबलेट और लेते हो, ठीक है। यानी 6 टैबलेट आपका पहले लेके 6 टैबलेट से करते हैं, ठीक है। वो आपकी फेल हो गई है तो आप 12 एडिशनल टैबलेट लेते हो, उसी से करते हो। तो टोटल 12 और 6 18 होंगे। 18 में से कम 16 टैबलेट आपकी डिसइंटीग्रेट होने चाहिए। 2 टैबलेट अगर अंदर हो तो ओके है, 2 से ज़्यादा हो तो ये फेल है, ठीक है। तो ये आपका किसका लिमिट हो गया, ये आपका हो गया लिमिट डिसइंटीग्रेशन का। नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी विद इन DT apparatus। DT apparatus में 2 टैबलेट ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। अब ये तो लिमिट्स हो गए, ठीक है। USP जनरल चैप्टर 701, अप डाउन स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू USP 29 से 32 टाइम्स, ठीक है। 29 to 32 टाइम्स ये अप डाउन करता रहता है। और जो डिस्टेंस है गो अबव एंड बिलो 55 ±2 नैनोमीटर, ठीक है। जो अपवर्ड स्ट्रोक है वो 15 मिलीमीटर, मतलब ये डब्बा है तो 15 मिलीमीटर ये पानी में होना चाहिए, ठीक है। और डाउनवर्ड स्ट्रोक 25 मिलीमीटर अबव होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द बॉटल ऑफ द वेसल। अपवर्ड स्ट्रोक जब ऊपर जाएगा तो 15 मिनट जो है 15 मिलीमीटर ये वाटर के अंदर होना चाहिए जो वेसल है उसके, ठीक है। और नीचे जाएगा तो 25 मिलीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेसल्स, ये ऊपर होना चाहिए, बॉटम ऑफ द वेसल, ठीक है। फ्लोटिंग से बचने के लिए हम डिस्क इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल नेम उसका बास्केट रैक असेंबली है, बास्केट रैक असेंबली, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन जो है इसलिए देख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ड कैप्सूल होती है, कैप्सूल की ड्यूटी की बात करते हैं। हार्ड कैप्सूल होती है, सॉफ्ट कैप्सूल होती है। हार्ड कैप्सूल 30 मिनट, सॉफ्ट कैप्सूल आपकी 60 मिनट होती है। एक होती है कोर टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट, ठीक है। शुगर टेबलेट 60 मिनट, और एक होती है
डिस्पर्सिबल टेबलेट जिसकी 3 मिनट होती है, एफर्वेसेंट टेबलेट 5 मिनट होती है, सपोजिटरी टेबलेट होती है उसकी भी 3 to 5 मिनट होती है, ठीक है। ये कुछ टेबलेट की टाइप्स हैं, एफर्वेसेंट टेबलेट, सपोजिटरी टेबलेट और अपना डिस्पर्सिबल टेबलेट जो सोलेबल होते हैं, ठीक है, जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सिबल 3 मिनट, एफर्वेसेंट 5 मिनट, सपोजिटरी 3 to 5 मिनट। ये मेरा DT हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया। अब उसके बाद है मॉइस्चर कंटेंट, जो मेरा इस्तेमाल होता है पाउडर, जितने भी पाउडर आते हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। मॉइस्चर कंटेंट यानी कि LOD, लॉस ऑन ड्राइनेस, USP जनरल चैप्टर 731 में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कितने % उसमें मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है। इन्वॉल्व हीटिंग अ सैंपल इन अ गिवन टेम्परेचर एट 105 टेम्परेचर दे के हम चेक करते हैं वाटर इन अ सैंपल, ठीक है। और ये मैयर द वाटर एंड अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिर्फ वाटर नहीं चेक करते, अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी चेक करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा इसको डिटेल से बताते हैं। एक होता है कार्ल फिशर, एक होता है LOD, लॉस ऑन ड्राइनेस, ड्राई करके, और एक होता है कार्ल फिशर जो प्रॉपर एक टाइट्रेशन वगैरह करके इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, करते हैं। जो लॉस ऑन ड्राइनेस है उसमें हम सैंपल का 1 ग्राम लेते हैं, उसको LOD अपरेटस जो होता है उसमें रखते हैं। उसमें रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अपना 105 तक टेम्परेचर दे के रन करते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट में वो खुद ही जो है ना रिजल्ट दे देता है। तो ये जो है इसमें हेलोजन लैंप लगा होता है एक्चुअली, जो हमें रीडिंग खुद ब खुद ही परसेंटेज फॉर्म में दे देता है। तो हर जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी लिमिट होती है, वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये नहीं कि खुद से एक होती है, लेकिन लेते हैं 1 ग्राम है LOD में। कालफिशर में सिर्फ और सिर्फ वाटर कंटेंट चेक करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का कंटेंट चेक करते हैं। कालफिशर पे मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे एक वीडियो पड़ी हुई है उसमें। ये मेरे हो गए फिजिकल टेस्ट, अपीयरेंस, वेट वेरिएशन, थिकनेस, डायमीटर, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड मॉइस्चर कंटेंट या कालफिशर, ये फिजिकल टेस्ट। सही। केमिकल टेस्ट में मेरा आइडेंटिफिकेशन आता है, मेरी एसए आती है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आती है, और रिलेटेड सब्सटेंस आते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन थिंग है ना, डिसोल्यूशन आपके केमिकल टेस्ट में भी आता है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि उसमें आप केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हो, यूवी वगैरह रन करते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है आप आपका वाटर कंटेंट जो है कालफिशर से करते हो, ठीक है, वो भी आपका इसी में आता है, ठीक है। जो रिजोल्यूशन है उसके बारे में राय ये है कि सम इसको फिजिकल में रखते हैं, सम इसको केमिकल में रखते हैं, ठीक है। अगर बताते खुद मुझसे पूछो तो मैं उसको रखूँगा केमिकल टेस्ट में, ठीक है। केमिकल टेस्ट में मैं इसको रखूँगा ऐसे भी, और डिसोल्यूशन में, क्योंकि उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, ड्रग रिलीज, ठीक है, तो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो डिसोल्यूशन जो है वो भी केमिकल टेस्ट में ही मैं लिखूँगा उसको, सही है। अब ऐसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, डिसोल्यूशन, वाटर कंटेंट जो LOD है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये है, ये आपका फिजिकल में आएगा। जो कालफिशर में होगा, वाटर कंटेंट सिर्फ कालफिशर के लिए होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू USP चैप्टर नंबर 921, ठीक है। ये 921 ही है ना, मैं कंफर्म कर दूँ कालफिशर का, हाँ यस 921। तो उसमें उसके बकौल ये आपका केमिकल टेस्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें केमिकल डालते हो, मेथनॉल वगैरह एथनॉल वगैरह डालते हो, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, आपका आयोडीन होता है, ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, तो आपका वाटर कंटेंट चेक होता है। माइक्रोबियल लिमिट, ये भी आपकी केमिकल टेस्ट में आते हैं। अब ऐसे कैसे होती है, डिसोल्यूशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो मैं फिज़िकल टेस्ट केमिकल टेस्ट पे बनाऊँगा। ठीक है, मैं डिटेल से बताऊँगा ऐसे कैसे करते हैं, डिसोल्यूशन कैसे करते हैं, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैसे करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। फिर काल्फिशर पे भी आऊँगा, फिर एलओडी पे भी आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैंने की है तो थोड़ा सा मुझे इसका सिला भी मिलना चाहिए। तब तक के लिए मैं कहता हूँ खुदा हाफिज़।